कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा शिप दिखाया जाता है। न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं। इस शिप में पार्टी चल रही होती है जहां एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर गाना गा रही होती है और सभी लोग मजे से डांस कर रहे होते हैं। शिप पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी इंजन रूम से एक लीवर ऊपर की तरफ उठाता है। लीवर के ऊपर उठते ही एक तेज नुकीला वायर टाइट होकर सब लोगों के आर पार चला जाता है। देखते ही देखते सब लोगों के बॉडी के दो टुकड़े होने लगते हैं। एक बच्ची जिसका नाम केटी है वो बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम थी, जिस वजह से वायर उसके सर के ऊपर से होता हुआ गुजर जाता है। इसके बाद हमें 40 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहीं जैक नाम का एक आदमी इन लोगों पर काफी देर से नजर रखे हुए था और इन सब की बातें सुन रहा था। उसे पता चल जाता है कि यह लोग समुद्र में जो शिप गायब हो जाते हैं, ये लोग उन शिप्स को ढूंढ निकाल कर मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं। जैक नाम का वो आदमी इनके पास आता है और इस टीम के लीडर को एक शिप के बारे में बताता है जिसमें खजाना छुपा हुआ है। जैक असल में उस शिप की बात कर रहा था जिसे 40 साल पहले एक अनजान आदमी ने लीवर खींचकर सब लोगों को मार दिया था। टीम का लीडर कहता है कि इस शिप को बहुत से लोगों ने ढूंढा पर आज तक वो शिप किसी को भी नहीं मिला। जैक टीम के लीडर से कहता है कि मुझे पता है कि वो शिप समुद्र के किस हिस्से में है। ग्रुप के सारे लोग इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन ये लोग अपने टग बोट में उस शिप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई दिनों के सफर के बाद जहां टीम के एक आदमी को किसी शिप के आसपास होने का सिग्नल मिलता है, थोड़ा ही आगे बढ़ने पर इनके सामने एक बहुत ही बड़ा शिप आ जाता है। ये वही शिप है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और ये शिप पिछले 40 सालों से समुद्र में गायब हो गया था। इस शिप को देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब टीम का लीडर 2 लोगों को टग बोट में ही रहने के लिए कहता है और खुद कुछ साथियों के साथ उस पुराने शिप की जांच के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही इन लोगों को बहुत ही अजीब सी आवाज आने लगती है। टीम का लीडर अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए एक बड़ी सी घड़ी के पास पहुंचते हैं जहां ये लोग देखते हैं कि उस घड़ी का कांटा अभी भी हिल रहा है। कुछ देर बाद अचानक उस घड़ी का कांटा रुक जाता है। यह देखकर उन्हें कुछ अजीब लगता है। अब ये लोग शिप की ओर जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनका एक साथी नीचे फ्लोर टूटने की वजह से गिरने ही वाला होता है कि तभी मर्फी उसे पकड़ लेती है और जब मर्फी अपने साथी को ऊपर खींचती है तब उससे नीचे एक लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की है जो आज से 40 साल पहले शिप में अकेली बची थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र उतनी ही थी, जिसका मतलब यह है कि यह उस लड़की की आत्मा है। मर्फी उस लड़की को जब दोबारा देखती है तो वह लड़की अचानक कहीं गायब हो जाती है। अब ये लोग जैसे तैसे करके अपनी साथी को ऊपर की ओर खींच देते हैं। यहाँ मर्फी को कुछ समझ नहीं आता कि उसने जो देखा वह सच था या फिर कोई वहम, लेकिन यह सब देखकर मर्फी बहुत ज्यादा डर जाती है और चलते चलते शिप के मेन कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है। ये देखकर ये लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि आज से 40 साल पहले इस तरह की डिजिटल वॉच नहीं हुआ करती थी और इस वॉच को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर हमसे पहले भी यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं और टीम का लीडर डिसाइड करता है कि अगले दिन हम इस शिप को टग बोट से बांध कर ले जाएंगे। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है जिसकी वजह से धीरे धीरे शिप पानी में डूब रहा है। टीम का लीडर कहता है कि इस हालत में शिप को टग बोट से बांध कर ले जाना नामुमकिन है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले हम शिप के होल को वेल्ड करके बंद करेंगे। कैप्टन की बात सबको ठीक लगती है, जिसके बाद ये सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मर्फी खजाने की जांच में आगे बढ़ते हुए एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। स्विमिंग पूल को देखकर वह हैरान रह जाती है क्योंकि स्विमिंग पूल पर ढेर सारे गोलियों के निशान थे। अब वह स्विमिंग पूल से जब ऊपर की तरफ आ रही होती है तभी एक बार फिर से वह लड़की मर्फी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर डर के मारे मर्फी वापस नीचे पूल में गिर जाती है। उसका सर तेजी से स्विमिंग पूल के फ्लोर से टकराता है और खून निकलना शुरू हो जाता है, पर स्विमिंग पूल उसके खून को अब्सॉर्ब कर लेता है। मर्फी एक बार फिर से जब ऊपर देखती है तो वो लड़की वहाँ नहीं थी और अब वहाँ पर जैक होता है। बाहर निकलते ही मर्फी जैक से कहती है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर एक लड़की देखी है, लेकिन पता नहीं वह अचानक कहाँ गायब हो गई। जैक मर्फी से कहता है कि यह तुम्हारा वहम होगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ टीम के लीडर को उस पुराने शिप के कैप्टन का रूम मिल जाता है। टीम का लीडर जब रूम के अंदर जाता है तो
तो वह देखता है कि टेबल पर एक शराब की बोतल और ग्लास में किसी ने पैक बनाकर रखा है। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई शराब पीकर चला गया हो। टीम का लीडर जैसे ही इस ग्लास को उठाकर पीने वाला होता है, तब उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है और शीशे में टीम के लीडर को इस पुराने शिप का कैप्टन दिखाई देता है। यह देखकर टीम का लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है और टीम का लीडर डर के मारे वहां से निकल जाता है। टीम का एक साथी जिसका नाम मार्क है, उसे इस शिप पर किसी लेडी सिंगर के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। वह उस आवाज को फॉलो करते हुए शिप के ग्राउंड एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर वह लेडी सिंगर भी मौजूद होती है। ये वही सिंगर थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ मर्फी और जैक आगे बढ़ते हुए लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाले गेट को जैसे ही खोलते हैं, तभी अंदर जमा हुआ सारा पानी उनके ऊपर आ जाता है, जिसमें कई सारे लोगों की डेड बॉडीज थीं। मर्फी और जैक डर के मारे वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक कैबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर जाने पर जैक को एक बहुत ही लग्जरी कार मिलती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। तभी एक दूसरे रूम से उन्हें कुछ हिलता हुआ नजर आता है। जब ये दोनों उस चीज के करीब आते हैं और उसके ऊपर रखा हुआ सामान हटाकर देखते हैं, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर सोने से भरा हुआ एक बॉक्स पड़ा था। ये देखकर मर्फी अपने बाकी साथियों को तुरंत बुला लेती है और जब सब यहाँ पहुंचते हैं तो सामान हटाने पर उन्हें इसी तरह के 9 बॉक्स मिलते हैं, जिसे देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतने बड़े खजाने को ढूंढने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस शिप को यहीं छोड़ देंगे और सिर्फ सोना यहाँ से लेकर जाएंगे। इसके बाद ये लोग सारा का सारा गोल्ड अपने टग बोट पर रख देते हैं और अब ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। टग बोट को चलाने वाला कैप्टन बोट को स्टार्ट करने के लिए इंजन की सफाई करने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि टग बोट में रखा गया सिलेंडर का वाल्व अपने आप चालू हो गया है, जिससे हवा में गैस फैलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही टग बोट का कैप्टन इंजन को ऑन करता है, तभी सिलेंडर से निकली गैस की वजह से पूरे बोट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें टग बोट का कैप्टन मारा जाता है। अब ये लोग समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान शिप पर फंस चुके थे। ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इनका एक साथी जिसका नाम मार्क है, वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली थी। परेशानी में मार्क वहां रखी कई साल पुरानी शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ मर्फी भी कंफ्यूज्ड होती है कि उसे बार बार वह लड़की क्यों दिखाई दे रही है। इसीलिए मर्फी उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करती है। वह शिप के डेटा में पैसेंजर्स के नाम चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका नाम केटी है। रिसर्च करते हुए वह केटी के रूम तक पहुंच जाती है, जहां अलमारी का दरवाजा खोलते हुए उसे केटी का ढांचा मिल जाता है, जिसे देखकर मर्फी बहुत ज्यादा डर जाती है और उस ढांचे के गले में लटके लॉकेट को उतार कर देखती है, जिसमें उस छोटी लड़की के पेरेंट्स की फोटो थी जो उसके पीछे ही खड़ी थी। उसे देखकर मर्फी को एक जोरदार झटका लगता है। केटी कहती है कि वह लॉकेट बंद मत करना, क्योंकि बहुत साल बाद मैं अपने मॉम डैड को देख रही हूँ। पर जब वह लॉकेट को केटी के हाथ में देने लगती है, तो लॉकेट केटी के हाथ से आर पार चला जाता है और अब जाकर मर्फी को यकीन हुआ कि यह लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। केटी मर्फी को बताती है कि इस शिप पर और भी कई सारे लोगों की आत्मा कैद है और तब तक ये सोल यहाँ से आजाद नहीं हो सकती जब तक उस आदमी को न मारा जाए जो लोगों की आत्मा को यहाँ पर कैद करता है। मर्फी केटी से पूछती है कि कौन है वो आदमी। केटी जैसे ही मर्फी को उस आदमी के बारे में बताने वाली होती है, तभी अचानक छत पर कुछ अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं, जिसे देखकर केटी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह मर्फी से कहती है कि जल्द से जल्द इस शिप से तुम लोग निकल जाओ, वरना तुम लोग मारे जाओगे। दूसरी तरफ मार्क पूरी बोतल पीने के बाद उसे चक्कर आने लगा। उसके आसपास पड़े सभी टेबल और चेयर्स हिलने लगते हैं। देखते ही देखते सब कुछ रिपेयर होकर नया हो गया और आज से 40 साल पहले जो लोग इस शिप में मारे गए थे, वह दोबारा से मार्क के सामने जिंदा खड़े हो गए। शुरू में तो मार्क को भी कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि यह सब शराब का कमाल है। अगले ही पल वह लेडी सिंगर मार्क के करीब आ गई। बेवकूफ मार्क को पता ही नहीं चलता कि यह सिंगर उसे एक ट्रैप में फंसा रही है। वह लेडी सिंगर फ्लोर के किनारे पर खड़ी होकर मार्क को बुलाने लगती है। मार्क इस सिंगर को हासिल करने के चक्कर में फ्लोर से नीचे गिरकर मारा जाता है। वही हमें टीम के लीडर को दिखाया जाता है। वह देखता है कि शराब की बोतल अपने आप ही सरकने लगी। कुछ देर बाद उसके सामने इसी शिप के कैप्टन की आत्मा आ जाती है। यह देखकर टीम का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तब शिप का कैप्टन उसे ग्लास में शराब डालकर पीने के लिए देता है। साथ ही वह उसे फोटो देता है जिसमें एक शिप होता है जिसका नाम लोरली है। कैप्टन बताता है कि आज से कई साल पहले हमारे पास एक आदमी आया था
जिसने हमें लोरली शिप के बारे में बताया। उसने कहा कि लोरेलाई शिप में बहुत ही बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जब हमने लोरेलाई शिप को रेस्क्यू किया तब हमें सच में वो सारा खजाना मिला। कैप्टन टीम के लीडर को एक दूसरी फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये वो आदमी है जिसने हमें लोरेलाई शिप का बताया था। टीम का लीडर उस आदमी की फोटो देखकर उसके गले में सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था और ये फोटो 40 साल पुरानी थी। 40 साल गुजरने के बाद आज भी उसके उम्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब टीम का लीडर समझ जाता है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। ये सब समझते ही वह जल्दी से अपने साथियों को ढूंढने लगता है, पर तभी उसके सामने उसका वही साथी आ जाता है जो टग बोट में गैस खुलने की वजह से ब्लास्ट में मारा गया था। दरअसल ये ब्लास्ट में मारे जाने वाले आदमी की आत्मा होती है जो टीम के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके सामने मर्फी आ जाती है। पर टीम के लीडर को मर्फी का चेहरा उसी ब्लास्ट में मारे जाने वाले साथी की तरह दिख रहा होता है, इसीलिए टीम का लीडर मर्फी को भूत समझकर उसके ऊपर हमला कर देता है। पर मर्फी खुद को बचाने के लिए उसके पैर को घायल कर देती है, लेकिन इससे टीम के लीडर का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। वह दोबारा से मर्फी पर हमला करने के लिए खड़ा होता है। तभी पीछे से जैक आकर लीडर को लोहे के रॉड से सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। जैक वही आदमी है जो इन सबको यहाँ लेकर आया था। पूरी टीम में सिर्फ टीम के लीडर को ही पता चल चुका था कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, इसलिए वह टीम के लीडर को अपने रास्ते से हटाने के लिए सबको उसके खिलाफ भड़काता है। वो कहता है कि अगर ये दोबारा होश में आ गया तो यह हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। सबको जैक की बात ठीक लगती है, इसलिए यह लोग अपने लीडर को एक टैंक में फेंक देते हैं। अब यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता न मिलने पर शिप को रिपेयर करने के काम में लग जाते हैं। मर्फी देखती है कि उनका एक साथी जिसका नाम मार्क है वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मर्फी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। तभी उसके सामने उस लड़की की आत्मा एक बार फिर से आ जाती है, जो उसे दिखाती है कि तुम जिस आदमी को ढूंढ रही हो वह मर चुका है। और अब यह लड़की मर्फी के कंधे पर हाथ रखकर उस रात में ले जाती है जहाँ यह सारा इंसिडेंट हुआ था, जब सब के सब शिप में मारे गए थे। और यह सब एक ग्रुप कर रहा था जिसका मकसद था इस शिप पर मौजूद सारा गोल्ड चुराना। इन लोगों ने कुछ लोगों को खाने में जहर मिलाकर मार डाला, कुछ लोगों को वायर से काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। इनके कहर से केटी भी नहीं बच पाई। उन्होंने केटी को उसके रूम में ले जाकर फांसी पर लटका दिया। इन सब के पीछे थी वही लेडी सिंगर जिसने गोल्ड लूटने के लिए यह पूरा प्लान बनाया था। शिप का ऑफिसर भी लेडी सिंगर से मिला हुआ था। लेडी सिंगर के एक इशारे पर वह अपने ही साथियों को मार देता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है लेडी सिंगर उसे भी गोली मार देती है। लेडी सिंगर को लगता है कि सारा गोल्ड अब उसी का हो चुका है, लेकिन यही एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था, और वह लोहे की चेन से लेडी सिंगर को लटकाकर मार देता है। मर्फी केटी की मदद से ये सब देख रही होती है और तभी वह इस गेम के मास्टरमाइंड को भी देख लेती है, जिसे देखकर मर्फी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है, जो इन्हें गोल्ड का लालच देकर यहाँ पर लेकर आया। क्योंकि शिप में छेद हो चुका था, इसलिए शिप को बचाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो शिप को डूबने से बचा सके, इसलिए जैक ने चालाकी से इन्हें यहाँ लाया। अब शिप पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसलिए जैक को अब इन लोगों की कोई जरूरत नहीं थी और अब वह इन सब को भी मार देगा। यह सब समझते ही मर्फी को याद आता है कि हमने जैक की बातों में आकर अपने लीडर को टैंक में बंद कर दिया था। मर्फी अपने लीडर को बचाने के लिए टैंक का कांच तोड़ने की कोशिश करती है, पर टैंक का कांच बहुत ही मजबूत था, इसलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी लीडर को बचा नहीं पाती। इसके बाद मर्फी अपने एक साथी के पास आती है जिसका नाम डॉज है। मर्फी डॉज को जैक की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि जैक तुम्हें जहां भी नजर आए उसे शूट कर दो। मर्फी के जाने के कुछ देर बाद जैक डॉज के सामने आ जाता है। डॉज जैक से कहता है कि यहीं पर खड़े रहो और अपनी जगह से हिलना मत। तब जैक डॉज को बातों में उलझाकर डॉज से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज जैक की होशियारी समझ जाता है और वो फौरन जैक पर बंदूक की गोली चला देता है, जिससे जैक दूर जा गिरता है। जिसके बाद डॉज जैक के पास आता है और देखता है कि जैक मारा जा चुका है। यह देखकर डॉज वहां से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैक अभी भी मरा नहीं है। अब डॉज के अलावा मर्फी के सारे साथी मारे जा चुके थे, इसलिए मर्फी डिसाइड करती है कि वो इस पूरे शिप को तबाह कर देगी। जिसके बाद मर्फी शिप के हर एक कोने में बॉम्ब फिट करने लग जाती है और तभी उसके पास डॉज आ जाता है। डॉज मर्फी को बताता है कि मैंने जैक को
को मार दिया। ये सुनकर मर्फी कहती है कि जैक नहीं मरने वाला है, क्योंकि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। इसलिए हमें यह पूरी शिप ब्लास्ट करनी होगी ताकि जैक हमारी तरह और किसी इंसान को यहाँ लाकर न फंसा सके। डॉज यहाँ पर गुस्से से मर्फी को समझाता है कि हमें शिप को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से शिप में रखा सारा गोल्ड बर्बाद हो जाएगा। और मर्फी कहती है कि यह गोल्ड दरअसल जैक का एक चाल है जो हम यहाँ से कभी भी नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए मुझे हर हाल में यह शिप ब्लास्ट करनी होगी। अब जैक समझ जाता है कि मर्फी किसी भी हाल में नहीं मानने वाली, इसलिए जैक अपने असली रूप में आ जाता है। जैक ने डॉज को भी मार दिया था। जैक उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही है। जिस तरह से तुम समुद्र में फंसी हुई शिप्स को जमा करती हो, उसी तरह से मैं सोल्स को जमा करता हूँ, जिसके लिए मुझे शिप की जरूरत है, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो। जैक मर्फी को एक चांस देता है। वो कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर मर्फी उसकी बात नहीं मानती। जिसके बाद जैक एक लोहे के रॉड से उस पर हमला कर देता है, जिससे मर्फी नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही जैक मर्फी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब मर्फी एक तीर चलाकर उस बॉम्ब वाले रिमोट पर निशाना लगाती है और खुद फौरन पानी में कूद जाती है। जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मर्फी पानी के अंदर शिप के नीचे फंस चुकी होती है। पर तभी वहाँ पर केटी की आत्मा आती है जो मर्फी को ऊपर का रास्ता दिखाती है। तब मर्फी देखती है कि जैक ने जितने भी सोल्स को कैद कर रखा था, वो सभी सोल्स आजाद हो गई हैं। मर्फी बड़ी मुश्किल से ऊपर सरफेस पर आ जाती है। दरअसल यहाँ जितने भी सोल्स थे वो सभी जैक के गुलाम थे। सिर्फ केटी की सोल उसकी गुलाम नहीं बन पाई, क्योंकि केटी की सोल पवित्र थी, जिस वजह से जैक उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए केटी की सोल बार बार मर्फी की मदद कर रही थी। यहाँ मर्फी एक बॉक्स के सहारे समुद्र में तैरती रहती है और तभी वो एक शिप तक पहुंच जाती है, जो शिप उसे रेस्क्यू कर लेता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।